हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो कि 2024 का जो भी यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख को जितने भी ऑल शिफ्ट हुआ दोस्त, उन्हीं के आधारित पर मुझे जितना भी क्वेश्चन मिला उनसे संबंधित आपके आने वाले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्त। यकीन मानना, आपको अगर पढ़ने में मज़ा ना आए तो हमको कहना, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी। और केलुचरण महापात्रा अगर पूछे कि किस नृत्य शैली से संबंध रखता है तो उड़ीसा से। दोस्त, यकीन मानना, हमारे भारत में केवल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, उन सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी राज्य में हैं। और दोस्त, यकीन मानना, जिसको जिसको कब कब आने की पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लेकिन उड़ीसा से संबंधित आपके एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके इसी क्लास में लेकर आया हूँ दोस्त। देखिए, अगर बोले कि उड़ीसा जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगर बोले कि उड़ीसा एक प्राचीन यानी कि शास्त्रीय नृत्य जिनकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुआ था, है ना। उड़ीसा के अगर पूछे कि और जैसे कि जो प्रसिद्ध नर्तक है उनका क्या क्या नाम है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंधार प्रधान। याद रखना दोस्त, जितने भी मैंने ये नाम लेकर आया, सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा और गंधर प्रधान, आपके एलपी में और आपके एसएससी में बहुत क्वेश्चन बार इसको पूछा है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन वही लाया हूँ जो टीसीएस के द्वारा पूछा गया और आपके आरपीएफ जो कि संभावित पेपर के साथ मैंने लेकर आए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते। वहीं पूछे कि केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। आपके क्वेश्चन में इस तरह से आया था एक बार एग्जाम में कि उड़ीसा से जो कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो केलुचरण महापात्रा है। दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्न जो से किस पादप समूह का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टेरिडोफाइटा। दोस्त, यकीन मानना, जितने भी यानी टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आरपीएफ या फिर एएलपी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, साइंस से इस तरीके से क्वेश्चन हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने एक टॉपिक ये भी लाकर इस क्वेश्चन को भी मैंने लाया, ताकि आपके आरपीएफ के जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं शिफ्टों का, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर पूछे कि फर्न किस पादप का समूह है, तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादप साम्राज्य का एक प्रभाग है जिसे फर्न और उसके सहयोगी शामिल हैं। अच्छा, और जानते हैं इसके बारे में कि फर्न आने की विशेषता, उनकी बड़ी विभाजित पत्तियां होती है। ठीक है मेरे दोस्त, कि जो फर्न है ना, उनकी विशेषता क्या होता है, तो उनकी बड़ी विभाजित पत्तियां होता है। ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और बीज से नहीं, और फूल या फल नहीं पैदा करता है। दोस्त, यकीन मानना, ये जो बीजाणु है ना, बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है और ये बीज से नहीं और फल और या फल पैदा नहीं करता है। ये संवहनीय पौधा, जिसका अर्थ है कि उनके पास पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए विशेष ऊतक, जाइलम और फ्लोएम है। टेरिडोफाइटा मुख्य रूप से नम छायादार स्थानों पर पाया जाता है, हालांकि कुछ शुष्क वातावरण के लिए भी अनुकूलित होते हैं। टेरिडोफाइटा के भीतर फर्न की सबसे विविध समूह है, जिसका विश्व भर में 10,000 से अधिक प्रजाति है। तो मैंने टेरिडोफाइटा से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक पॉइंट को मैंने आपके सिस्टमैटिक तरीके से मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक खेल भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो साइना नेहवाल ने। दोस्त, अपने आप में आत्मविश्लेषण कीजिए कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें से ओलंपिक खेल से क्वेश्चन नहीं आता है, और उसमें से अधिकतर मोस्ट ऑफ जैसे कि जो महिला जैसे कि जो विजेता है उनसे क्वेश्चन आता है। जो पहला, जैसे कि भारत का पहला बैडमिंटन पदक साइना नेहवाल। मैं एक बार और कह देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन टीसीएस जितना क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन लेकर आए, वही एक्सप्लेनेशन लेकर आए, ताकि आपके आने वाले आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दोस्त, देखते हैं कि साइना नेहवाल एक भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 2012 में लंदन में बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीता।
दोस्त आपको सबको पता होता है कि चलो हाँ कि साइना नेहवाल ने भारत का पहला बैडमिंटन पदक जीता, लेकिन ये किसको नहीं पता रहता है कि कहाँ जीता और किस देश में आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2012 में उन्होंने जीता और लंदन में, जो कि इस यानी बैडमिंटन जो कि आयोजन हुआ था लंदन में, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक पूर्व विश्व नंबर 1 जिसमें से 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिसमें सुपर सीरीज में 11 खिताब भी शामिल है, जबकि 2009 में दूसरी विश्व रैंकिंग पर पहुंची और 2015 में वो नंबर 1 रैंकिंग को पार करने में सफल रही। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय एकमात्र महिला खिलाड़ी और प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो साइना नेहवाल। दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल सम्राट ने आगरा के शीश महल का निर्माण करवाया? शाहजहां ने। दोस्त यकीन मानना, जितने भी मुगल सम्राट, दिल्ली सल्तनत, उनके शासनकाल के कार्यकाल, उनसे संबंधित निर्माण, उनसे संबंधित योजना, मतलब जो क्वेश्चन दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्त आज मैं निर्माण से संबंधित लेकर आया हूँ, जो कि 3 4 5 शासक आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, उसमें से शाहजहां का मैंने नाम लेकर आया। अगर पूछे कि शीश महल शाहजहां, ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। शीश महल शाहजहां ने, लाल महल और लाल किला और जामा मस्जिद, ये सारा का सारा शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहां के द्वारा। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहां के द्वारा। शीश महल जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी शाहजहां के द्वारा, और ताजमहल ये भी शाहजहां के द्वारा। अच्छा, और जानते हैं कि ऐसे ऐसे जो शासक हुए और उन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया। जैसे कि हुमायूं का अगर पूछे मकबरा, तो मरणोपरांत उसकी पत्नी के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया, ये भी याद रखना है। दोस्त अगर पूछे कि हुमायूं का कार्यकाल कब से कब रहा, तो 1530 से लेकर 1540 के बीच रहा। फिर 1540 से लेकर जो कि 1545 के बीच में शेरशाह सूरी आया। फिर जाके लौटने के बाद फिर 55 में सरहिंद का युद्ध लड़के अपने आप को, जिससे कि इसका मौत हो गया। तो इसी से हुमायूं, जो कि हुमायूं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आप उस तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर बोले कि बाबर ने क्या क्या निर्माण करवाया, तो बाबरी मस्जिद और बाग ए बाबर, जो कि बाबर के बगीचे का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया। बाबर पूछे तो 1526 से 1530 के बीच में। बाबर के मुख्यतः 4 युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। बाबर और दिल्ली सल्तनत का जो कि सबसे लास्ट शासक लोदी के बीच लड़ा था, जो लोदी मैदान में से मारा गया था, है ना। तो ये आपको याद करके रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अकबर से अगर पूछे तो अकबर का मकबरा, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, इन तीनों का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा था, तो 1572 में देखा था। ठीक है, अकबर से क्वेश्चन आता है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा, तो 1575 में उन्होंने देखा था। ठीक है, 1575 में देखा था, और आपको याद रखना, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो एल्काइन कहा जाता है। यकीन मानना दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आरआरपीएफ, जो कि आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन दे के गए होंगे एग्जाम देने के लिए, या फिर देने वाले हैं, तो दोस्त आपको पता होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जगह एल्काइन, की एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु जो त्रिआबंध से जुड़े होते हैं ना, उसे एल्काइन कहते हैं। अच्छा दोस्त, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला होता है एल्केन। एल्केन जो होता है सो ये कार्बनिक यौगिक जो पूर्ण रूप से एकल बंधित कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किसी अन्य कार्यात्मक समूह की कमी होता है, और जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n का पावर +2 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि CnH2n पावर +2 होता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये गैलोसिन और चिकनाई वाले तेलों में प्रमुख घटक होते हैं। आपको एल्केन से संबंधित याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है एल्किन से संबंधित। एल्किन ये न्यूनतम एक कार्बन से कार्बन द्विअबंध
के साथ हाइड्रोकार्बन असंतृप्त यौगिक का एक वर्ग है और इनका अगर सूत्र पूछे तो CnH2n, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एल्किन का सूत्र क्या है, CnH2n। इसको भी आप याद रखिएगा। द्विबंध की उपस्थिति के कारण एल्केन्स की तुलना में एल्किन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये आगे पॉइंट देखते हैं दोस्त, आगे पॉइंट क्या कहा गया। ये अल्कोहल, प्लास्टिक, लाख, डिटर्जेंट और ईंधन के संश्लेषण में शुरू सामग्री के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किसका? एल्किन का। ये भी याद रखना। एक और आता है एल्काइन। एल्काइन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कार्यात्मक समूह कार्बन कार्बन त्रिआबंध से निर्मित एक कार्बनिक अणु है और इसका सूत्र पूछे तो CnH2n पावर -2 होता है। ये तीनों एल्किन, एल्काइन और एल्केन, इन तीनों का फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, आपके RPF के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि मालगुडी डेज की जो पुस्तक की लेखक है सो कौन है, तो RK नारायणन के द्वारा मालगुडी डेज पुस्तक लिखा गया। दोस्त आपके RPF SI में बुक एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बुक एंड ऑथर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करीब मैंने इसी चैनल पर जो 4 से 5 बार बुक एंड ऑथर पूछा गया उन सभी का मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, है ना। अगर पूछे कि मालगुडी डेज RK नारायणन की एक लघु कहानी संग्रह है। मालगुडी डेज पुस्तक में 32 कहानियाँ जो काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है। गूगल ने 2018 में मालगुडी डेज की प्रति के पीछे एक गूगल डूडल दिखाकर नारायण को 108 जन्मदिन मनाया गया था। RK नारायणन एक भारतीय लेखक है। उन्होंने 1986 से 1992 तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया। 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था RK नारायणन को। ये भी याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था RK नारायणन को। लेकिन उनके उल्लेखनीय जो कार्य है ना सो और कौन कौन से उन्होंने लिखा, द गाइड RK नारायणन का है, स्वामी और फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम और द इंग्लिश टीचर, और भी 2-3 नाम है जैसे कि मिस्टर संपत और नेक्स्ट संडे और मेरी डेटल्स डायरी। ये सारा का सारा RK नारायणन के द्वारा पुस्तक लिखा गया दोस्त, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन दोस्त कि रमन जो प्रभाव के कारण है वो क्या होता है, तो अणु के साथ फोटोन की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टक्कर जो होता है ना, यही रमन प्रभाव के कारण है। रमन प्रभाव से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि CV रमन ने 1928 में रमन प्रकीर्णन की खोज की थी। ये आपको याद रखना कि रमन प्रकीर्णन की खोज CV रमन के द्वारा कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था। CV रमन 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित CV रमन को कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि जितने भी भौतिकी से संबंधित, रासायनिक से संबंधित, बायो से संबंधित जितने भी लोगों को चाहे वर्तमान में नोबेल पुरस्कार या पहले नोबेल पुरस्कार, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के मेघालय के लिए प्रसिद्ध फसल उत्सव है, तो नोंगक्रेम। नोंगक्रेम मेघालय का यानी कि जो कि प्रसिद्ध फसल उत्सव है। अगर पूछे वांगला, वांगला भी कहाँ का है, तो वांगला भी मेघालय का है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसी RPF एग्जाम में बांग्ला से क्वेश्चन आया था, है ना। अगर पूछे कि नोंगक्रेम उत्सव यह मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोंगक्रेम जो उत्सव है सो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है फेस्टिवल है, तो खासी जनजाति के द्वारा। यह त्यौहार लोगों की अच्छी फसल और समृद्धि के लिए नोंगक्रेम फसल आने की किया जाता है। और भी बहुत सारा मैंने डिटेल लेकर आया दोस्त, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। नोंगक्रेम उत्सव के दौरान किए जाने वाला नृत्य जिसे साद नोंगक्रेम के भी नाम से जाना जाता है। और ये पूछे कि नोंगक्रेम त्यौहार सिर्फ मौज मस्ती का अवसर नहीं बल्कि खासी समुदाय के सामाजिक ताने बाने का एक मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि सुकेंद्रित यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति अकेंद्रिक प्रोकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है या की उपस्थिति के कारण होता है, तो सेलुलोज के कारण से सुकेंद्रिक यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका और अकेंद्रिक जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सभी से किस प्रकार भिन्न होता है और यह की उपस्थिति के कारण होता है, तो सेल्यूलोज। दोस्त आपके एग्जाम में जो कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं
कि सुकेंद्रित जो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण अकेंद्रित से भिन्न होता है। कोशिका भित्ति या एक निर्जीव कठोर संरचना जो कवक और पौधों के प्लाज्मा झिल्ली के लिए एक बाहरी आवरण बनाती है। कोशिका भित्ति न केवल कोशिका का आकार देती है और कोशिका से आंतरिक क्षति और संरक्षण से भी बचाती है। ये मैंने आपको जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में लेकर आया हूँ। वहीं एक आता है कि जो कि अकेंद्रिक कोशिका भित्ति जो बैक्टीरिया जैसे अकेंद्रिक की कोशिका को जो यानी कि पेप्टोग्लाइकेन से बनी होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अकेंद्रिक जो कोशिका है ना सो किससे बनाता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 श्रृंखला होता है, लंबी श्रृंखला जो ग्लाइकोन श्रृंखला और छोटी श्रृंखला ट्रेप्टोप्टाइल श्रृंखला कहलाता है ना। लंबी श्रृंखला एन जो कि एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल यानी कि मुर्मिक अम्ल से बनी होता है, जबकि छोटी श्रृंखला 4 अमीनो अम्ल से जैसे कि एल अलेलिन, एल लाइसिन, डी ग्लूटामिक और अम्ल और डी अलेगिन। तो दोस्त आपको ये सब याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था, तो विलियम बेंटिक को सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल में से सती प्रथा। लेकिन विलियम बेंटिक चूँकि बहुत क्वेश्चन आता है तो एक उनमें से भी जो कि विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1828 से 1835 के बीच लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित विभिन्न घटनाएं उसने किया। सती प्रथा अन्य क्रूर संस्कारों का उन्मूलन उन्होंने 1829 में किया। ठगों का दामन 1830 में, 1833 में चार्टर एक्ट, और पूछे तो 1835 में उनका संकल्प और शैक्षिक सुधार और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत भी उन्होंने किया था। अगर पूछे कि अंग्रेजी की शुरुआत कब किया गया था तो 1835 में किया गया था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। मैसूर 1831, कुर्ग 1834, सेंट्रल कछार 1834 का विलय भी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के साथ एक लॉर्ड डलहौजी आता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे को लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने जो कि 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, सलीमन के स्थान पर जेम्स यानी कि आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया और उन्होंने कहा कि अवध का प्रशासन अत्यंत भ्रष्ट है और जनता का स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। और इन्होंने ही अगर बोले कि लॉर्ड डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कब्जे में ले लिया। दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली पर कब कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा ले लिया, तो 13 फरवरी 1856 को। याद रखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डॉक्ट्रिन जो कि ड्राफ्टिन या फिर यानी कि लॉब्स के सिद्धांत के तहत अवध के अलावा विलय किए, जैसे कि सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करेलू 1855 में। दोस्त ये जितना भी मैंने कहा ना, सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 में, ये सारा जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से जो कि अवध के अलावा जो कि विलय किया था। और आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं भारत में रेलवे निर्माण की दशा या फिर दिशा का पहला प्रयास 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही करवाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपके एग्ज़ाम के लायक अगर मैंने क्वेश्चन लाया हूँगा और आपको इस क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको लेवल अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।